हाय हेलो एवरीवन। सो एमएसएमई लेंडिंग से एक और स्ट्रॉन्ग प्लेयर, 5 स्टार का कॉम्पिटिटर बोल सकते हैं इस कंपनी को, एसबीएफसी फाइनेंस। लास्ट ईयर ही लिस्टिंग हुई थी इस कंपनी की। मॉडल ऑलमोस्ट सिमिलर है 5 स्टार के कंपैरिजन में। ये भी वही एमएसएमई को लोन देते हैं मेनली, बट इनका टिकट साइज डिफरेंट है, थोड़ा सा कस्टमर सेगमेंट डिफरेंट है। सो इस कंपनी के भी फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट काफी अच्छे आए थे। लोन बुक की ग्रोथ ऑलमोस्ट 38-39% थी, सेम सिमिलर टू 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। देन मार्जिन्स भी इस कंपनी के अच्छे थे, एसेट क्वालिटी स्टेबल रखी थी कंपनी ने, एंड ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा था। ऑपरेटिंग लेवरेज मिला था इस कंपनी को फोर्थ क्वार्टर के अंदर। सो नंबर्स अच्छे डिलीवर किए थे। अब कॉन कॉल में हम देखते हैं कि FY25 के लिए कंपनी का क्या गाइडेंस है, एंड आगे एज ए इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक से हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का कहना है कि आईपीओ के टाइम पे जो इनकी मीटिंग हुई थी इन्वेस्टर्स के साथ में, तो उस टाइम पे इन्होंने 4 मेजर पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया था, जो अगले 2-3 साल के अंदर इस कंपनी का मेजर फोकस रहेगा जहां पे। तो सबसे पहला क्या है उसके अंदर, कंपनी ने कहा था कि FY26 तक इनका जो ग्रोथ का टारगेट है वो 5-7% का है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। मतलब हर एक क्वार्टर में कंपनी 5 से 7% का ग्रोथ टारगेट कर रही है। तो एवरेज अगर हम निकाल लें तो 6% का ग्रोथ टारगेट है इस कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। मतलब एनुअल ऑलमोस्ट 24 से 25% के आसपास लोन बुक का ग्रोथ टारगेट कर रही है कंपनी, 24 से 25%। अब इस साल की जो डिलीवरी रही है इस कंपनी की, गाइडेंस तो 24 से 25% का था, लेकिन जो एग्जीक्यूशन रहा है इस कंपनी का वो 38% के आसपास रहा है। तो मतलब अपनी अपने गाइडेंस को बहुत बड़े मार्जिन से इन्होंने सरपास किया। एंड अगेन, कोई भी बिजनेस हो, ये सबसे बेस्ट लगता है एक इन्वेस्टर को, मार्केट को भी, जब एक कंपनी अपनी मैनेजमेंट की दी हुई गाइडेंस को एक बड़े मार्जिन से बीट करती है। सो वही इन्होंने कहा है कि इस साल तो हमने हर एक क्वार्टर में अपने गाइडेंस को आउट परफॉर्म किया है बड़े मार्जिन से। इसके बाद कॉस्ट पे कंपनी का कहना है कि इनका टारगेट है अगले 2 साल तक, हर एक साल, हर एक फाइनेंशियल ईयर में 50 बेसिस पॉइंट से अपने कॉस्ट को ओवरऑल कम करना है। इस साल कंपनी ने क्योंकि ज्यादा ब्रांचेस ओपन किए, थोड़ी एम्प्लॉयज की हायरिंग ज्यादा रही, इसीलिए 43 बेसिस पॉइंट्स का ही रिडक्शन हो पाया है ओवरऑल कॉस्ट टू एयूएम में। बट अगले साल का गाइडेंस वही है कि 50 बेसिस पॉइंट से कॉस्ट को कम करना है। क्रेडिट कॉस्ट में कंपनी का कहना है कि 80 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट्स का टारगेट है इनका। क्रेडिट कॉस्ट रहेगा ओवरऑल इस साल 80 बेसिस पॉइंट्स का। 5 स्टार का भी गाइडेंस हमेशा यही रहता है, 75 से 100 बेसिस पॉइंट्स का। लेकिन अभी कंपनी ने 70 से 80 के आसपास का टारगेट दिया है। तो ऑलमोस्ट वही सिमिलर लेवल बोल सकते हो आप कि एसबीएफसी भी 80 से 100 के बीच में क्रेडिट कॉस्ट मेंटेन रखना चाह रहा है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट आरओई का नंबर। सो एसबीएफसी फाइनेंस का कहना है कि FY26 के एंड तक इस कंपनी का आरओई जो है वो 15% तक ये लेके जाना चाहते हैं। आईपीओ के टाइम पे 11% का आरओई था, ये जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है अभी इनका 12% का आरओई है, और अब अगले 2 साल में ये कंपनी 15% का आरओई टारगेट कर रही है। तो इट शोज कि एटलीस्ट इंप्रूवमेंट तो दिख रहा है, ट्रेंड अच्छा है, आगे का टारगेट भी अच्छा है। तो उसको हम ट्रैक करेंगे कि क्वार्टरली बेसिस पे कैसी इंप्रूवमेंट रहती है कंपनी की। देन कंपनी का कहना है कि FY24 में कुछ मेजर चैलेंजेस थे लेंडर्स के लिए, हर एक लेंडर के लिए, चाहे बैंक हो एनबीएफसी हो। तो उसमें क्या था, सबसे पहला, कैपिटल कॉस्ट जो है वो रेगुलेटर ने बढ़ा दिया 25 बेसिस पॉइंट से। तो आरबीआई ने क्या बोला कि कोई भी बैंक एनबीएफसी अगर अनसिक्योर लोन दे रहा है तो 25% से अपना कैपिटल कॉस्ट उसको बढ़ाना पड़ेगा। या फिर अगर एक बैंक एक एनबीएफसी को लोन दे रहा है तो भी उसको 25 बेसिस पॉइंट से अपना जो कैपिटल कॉस्ट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। एंड क्यों कर रहा है, बिकॉज आरबीआई का इसके साथ में एक और फोकस है। आरबीआई की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, मतलब कोई भी बैंक जो है वो किसी भी तरीके का कोई हिडन चार्जेस या फिर कोई ट्रांसपेरेंसी में कुछ प्रॉब्लम ना करे कस्टमर्स के साथ में। जितने भी वो चार्जेस कर रहे हैं एक कस्टमर को, प्रोसेसिंग फी है या उसके बाद का कोई एडिशनल चार्जेस है, तो वो सब आरबीआई ने बोला है कि बैंक को डिस्क्लोज करना है अपने कस्टमर्स के साथ में। तो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी के ऊपर फोकस है रेगुलेटर का। देन कंपनी कह रही है इंडियन इकोनॉमी अगर आप देखो तो कोविड के बाद से बहुत अच्छे तरीके से रिकवर हुई है, और पूरा सेक्टर चाहे बैंक हो एनबीएफसी हो बहुत बहुत अच्छे ग्रोथ सिनेरियो में है। पिछले 2-3 साल में लोन बुक की ग्रोथ अच्छी रही है, प्रॉफिट के नंबर्स अच्छे रहे हैं, ओवरऑल डिमांड काफी अच्छी रही है, और वो भी क्रेडिट स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए। मतलब किसी बैंक या एनबीएफसी को आपको आपको नहीं दिखेगा, बंधन बैंक को छोड़ के, उनका तो अलग ही प्रॉब्लम चल रहा है। बाकी मोस्टली हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी का एनपीए भी अच्छा हुआ है, एनपीए भी इंप्रूव हुआ है, और ग्रोथ भी ओवरऑल काफी अच्छी रही है। बट इसका फ्लिप साइड क्या है, कंपनी कह रही है डिमांड तो अच्छी रही है, लोन बुक की ग्रोथ भी अच्छी रही है, बट जब भी इतना अच्छा डिमांड सिनेरियो आता है तो ट्रेंड प्रोफेशनल्स की प्रॉब्लम आ जाती है, बिकॉज एट्रिशन बढ़ जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली चाहे बैंक हो या एनबीएफसी हो,
मार्केट में जाके उनके लिए कस्टमर लेके कौन आ रहा है, उनके लिए लोन बुक को ग्रो कौन कर रहा है, उनके एम्प्लॉइज। तो वहां पे स्किल्ड प्रोफेशनल्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ जाती है और एट्रिशन रेट बढ़ जाता है, जो कि अभी भी हो रहा है। एंड साथ में कंपनी क्या कह रही है कि लेंडिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको हर थोड़े टाइम के बाद कोई ना कोई इवेंट दिखेगा। ये सेक्टर ही ऐसा है, बिकॉज एक एक बैंक है या एक एनबीएफसी है जो कितने सारे अलग अलग सेक्टर्स में लोन दे रहा है, तो कहीं पे भी कुछ भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो इनको पड़ता ही है। जैसे कभी फ्लड आ गया, कभी इलेक्शन का टाइम हो गया, कभी किसी एक सेक्टर में कोई क्राइसिस आ गया, तो इस तरीके की जब भी प्रॉब्लम आती है तो हर एक थोड़े टाइम के बाद कोई ना कोई इवेंट चल ही रहा होता है, या फिर कई बार रेगुलेटर की तरफ से कोई चीजें आ जाती है, जैसे इस बार आरबीआई ने कॉस्ट बढ़ा दिया या फिर पॉलिसी थोड़ी सी टाइट कर दी। तो उस तरीके की चीजें होती रहती है, जिसकी वजह से इनको थोड़ा बहुत चैलेंज फेस करना ही पड़ता है हर एक थोड़े टाइम के ऊपर। इस साल के लिए एसबीएफसी का कहना है कि इनको लग रहा है कि कुछ कुछ चीजें हैं जो एक मेजर प्रॉब्लम मतलब चैलेंज रहेगी, प्रॉब्लम नहीं, एक चैलेंज रहेगा एक लेंडर के लिए उसको ग्रो करने में। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहेगा, अपने कॉस्ट ऑफ फंड को कंटेन करना। ये पूरे सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। FY24 में भी था, FY25 में भी होने वाला है, क्योंकि जब तक ये जो रेट्स हैं ये कम नहीं होते हैं और वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो वापस से इन्वेस्टर को लगता नहीं है कि मुझे सेविंग अकाउंट में पैसा डालना चाहिए या एफडी में पैसा डालना चाहिए, तब तक ये जो डिपॉजिट एक्वायर करने की जो प्रॉब्लम है बैंकों की, ये कंटिन्यू रहेगी। आज के टाइम पे हर एक डिपॉजिटर है वो अपना करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से पैसा एफडी में फ्लो कर रहा है, एफडी से म्यूचुअल फंड में जा रहा है, म्यूचुअल फंड से स्टॉक्स में जा रहा है, बिकॉज रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं वहां पे ओवरऑल। तो जब तक वो गैप कम नहीं होता, इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं होते, तब तक ये डिपॉजिट की जो प्रॉब्लम है ये कंटिन्यू रहेगी हर एक बैंक के लिए। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको अपना जो कॉस्ट ऑफ फंड है उसको मेंटेन करना है हर एक लेंडर को। देन इसके बाद कंपनी कह रही है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैंक जो है, पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है वो अपने खुद के ग्रोथ के लिए ही स्ट्रगल कर रहा है, बिकॉज उनकी खुद की डिपॉजिट पूरे नहीं हो रहे ग्रो करने के लिए, तो वो आगे एनबीएफसी को कैसे लेंड करेंगे। आप देख रहे हो कि हर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो बार बार क्यों इस पे फोकस कर रहा है कि हमें क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बढ़ाना है। बिकॉज हर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का मोस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रॉब्लम क्या है, लोन बुक है 100 रुपए का, डिपॉजिट है 80 रुपए का, तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तो वहां पे उनको क्या करना है, आज के टाइम पे डिपॉजिट बुक बढ़ाना है, क्योंकि वो तभी ग्रोथ पे फोकस करेंगे। अब डिपॉजिट ग्रोथ के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो थोड़ा बहुत लोन ग्रोथ के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये एक मेजर चैलेंज है, एंड ऐसे में मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो है वो क्या करेंगे, एनबीएफसी को लोन देना थोड़ा सा कम कर देंगे, थोड़ा सा वहां पे चांसेस है कि उनकी प्रायोरिटी कम हो जाए एनबीएफसी को लोन देने के ऊपर। इसीलिए 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस ने भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया कि वो डाइवर्सिफाई कर रहा है, अपने लाइबिलिटी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर रहा है। सिमिलरली एचबीएफसी भी आज के टाइम पे क्या कर रहा है कि बैंकों से अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहा है, बिकॉज आरबीआई भी चाहता है कि बैंक जो है वो एनबीएफसी को कम लोन दे और एनबीएफसी भी अपनी डिपेंडेंसी कम करे बैंक के ऊपर। एचबीएफसी भी क्या कर रहा है, अब एनसीडीज के थ्रू अपना कैपिटल उठा रहा है मार्केट से, वहां से वो बोरो कर रहा है मार्केट में, सो दैट बैंक के ऊपर से उसकी डिपेंडेंसी कम हो। प्लस इसके साथ में जो फॉरेन लैंडर्स है वहां से भी एसबीएफसी टारगेट कर रहा है कि वहां से भी बोरो किया जाए, सो दैट बैंक के ऊपर एक टाइम पे इनकी 70% डिपेंडेंसी थी, मतलब जितना भी पैसा मार्केट से उठाते थे 70% बैंक से आता था, आज के टाइम पे वो 57% है। क्यों? बिकॉज कंपनी ने एनसीडी को टैप किया है, प्लस फॉरेन लेंडर्स को ऐड किया है, और आगे चल के डीआईआई जो है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वहां पे भी ये कंपनी टारगेट कर रही है कि मार्केट से बोरो किया जाए, तो दैट ओवरऑल डिपेंडेंसी कम किया जाए। बिकॉज अगेन वही पॉइंट है कि ये जो सिनेरियो अगर कंटिन्यू रहता है तो आने वाले टाइम में अगर बैंक के पास में ऑप्शन होगा कि एक बड़ी एनबीएफसी जैसे बजाज फाइनेंस उसको लोन देना है, या फिर एक छोटी एनबीएफसी लाइक एसबीएफसी फाइनेंस या फॉर एग्जांपल अरमान फाइनेंशियल, तो बैंक किसको टारगेट करेगा? ऑब्वियसली बजाज फाइनेंस जैसे एनबीएफसी को प्रेफरेंस देगा। तो वहां पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आए, इसीलिए 5 स्टार भी इस चीज को कर रहा है और एसबीएफसी फाइनेंस भी इस चीज को कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ये मैनेजमेंट कह रही है एसबीएफसी की। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये सेक्टर का इन्होंने एक ट्रेंड बताया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक जनरल थीसिस अपने माइंड में बना ले कि फाइनेंशियल कंपनी जो है या लैंडिंग कंपनी जो है उनका तो ग्रोथ होने ही नहीं वाला है, बिकॉज ये जनरल नहीं होने वाला, ये सबके साथ नहीं होने वाला। कंपनी भी क्या कह रही है, वो लैंडर जो इस चैलेंज को अच्छे से नेविगेट कर लेंगे
उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा। हमने बार बार हर एक सेक्टर के अंदर देखा है कि चैलेंजेस तो आते ही हैं, बट एज एन इन्वेस्टर आपको मार्केट लीडर भी उन्हीं चैलेंजेस में मिलता है। फॉर एग्जांपल एफएमसीजी में आप देखो पिछले 4-5 साल में वॉल्यूम ग्रोथ कहाँ है, बिल्कुल भी वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है। चाहे कोई भी बड़ा प्लेयर हो, कितना भी बड़ा ब्रांड हो, उसका तो वॉल्यूम ग्रोथ ही नहीं आ रहा है। बट उसी एफएमसीजी सेक्टर में आपको वरुण बेवरेजेस मिलेगा, वेक्टर फूड मिलेगा, बीकाजी फूड्स मिलेंगे, ऐसे 3-4 प्लेयर्स मिलेंगे जिन्होंने कंसिस्टेंटली एक अच्छी ग्रोथ डिलीवर करी है। सो मार्केट ने भी उन्हीं को रिवॉर्ड दिया है, इन्वेस्टर्स ने भी उन्हीं को अप्रिशिएट किया है। तो ये चैलेंजेस तो इस सेक्टर के अंदर भी रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि पूरा सेक्टर ही अंडर परफॉर्म करेगा। हमारा फोकस उसी पे होना चाहिए जो कंसिस्टेंटली अपनी परफॉर्मेंस को सस्टेन कर रहा है और इंप्रूव कर रहा है। जैसे 5 स्टार ने एक स्ट्रेटेजी बनाई अपना डाइवर्सिफाई करने का, एसबीएफसी भी वो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है। अब जो लैंडर इस चीज को नहीं कर पाएंगे उनको लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आएगा, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आएगा तो आगे ग्रोथ को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, एनपीए का भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमें वही ट्रैक करना है और वही पे हमें मिलेगा जो प्लेयर कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है। आप देखोगे मार्केट भी उसको रिवॉर्ड कर रहा है एंड उसको वैल्यू भी ज्यादा मिलेगा बाकी प्लेयर्स से। तो ट्रैकिंग पे हमें फोकस करना है, बिकॉज ऑब्वियसली हर एक सेक्टर में 1-2 प्लेयर आपको दिखेंगे जो बाकी प्लेयर्स को हमेशा आउट परफॉर्म करते रहेंगे एंड वहीं पे एक अच्छा रिटर्न बनता है इन्वेस्टर्स के लिए। सो वो कंपनी कह रही है। देन इसके बाद इनका बेसिकली 2 लोन बुक है। पहला डिफरेंस अगर हम 5 स्टार और एसबीएफसी में समझे तो यही है, इनके पास एमएसएमई के साथ में गोल्ड लोन भी है, 15% ये गोल्ड लोन देते हैं। 5 स्टार पूरा का पूरा एमएसएमई लोन देता है, वही सिक्योर्ड लोन है उसका, प्रॉपर्टी और कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में। एमएसएमई लोन इस कंपनी का 46% ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस, काफी अच्छी ग्रोथ रही है। देन कंपनी ने 31 ब्रांचेस भी ऐड किए हैं। ग्रॉस एनपीए कंपनी का स्टेबल है 2.43% के आसपास, और कंपनी का कहना है कि प्रोविजनिंग भी इन्होंने बढ़ा दी है, 45% की प्रोविजनिंग है एसबीएफसी की। क्रेडिट कॉस्ट स्टेबल है, 0.80% का क्रेडिट कॉस्ट है इस कंपनी का। ओपेक्स टू एयूएम पूरे साल में काफी अच्छे से कम हुआ है, 5.31% के आसपास का ओपेक्स टू एयूएम है। लास्ट ईयर 5.77% था, तो एक अच्छी इंप्रूवमेंट है। इनफैक्ट फोर्थ क्वार्टर में अगर हम इसका ओपेक्स टू एयूएम देखेंगे तो 5% के आसपास है, मतलब इंप्रूवमेंट काफी अच्छा चल रहा है। और कंपनी कह रही है कि ये इंप्रूवमेंट कंटिन्यू रह सकता है आने वाले टाइम में भी, तो इससे हमें ऑपरेटिंग लेवरेज जो मिल रहा है वो माइट भी कंटिन्यू रहे आने वाले क्वार्टर्स में भी, तो ये भी एक अच्छा ट्रेंड है। देन कंपनी कह रही है कि 6 से 7 ब्रांचेस हम हर एक क्वार्टर में ऐड कर रहे हैं, और हर एक ब्रांच में हमें ऑन एन एवरेज 14 से 15 लोग चाहिए होते हैं, एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं, इंक्लूडिंग गोल्ड एंड एमएसएमई, चाहे वो कोई भी ब्रांच हो। तो इसलिए हायरिंग वगैरह हमारी कंटिन्यू रहेगी। देन एसबीएफसी फाइनेंस बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस के अंदर भी एंटर करने का प्लान कर रहा है एक सब्सिडरी के थ्रू। अभी इन्होंने अप्रूवल के लिए अप्लाई किया है, रेगुलेटर से अप्रूवल आया नहीं है, तो अभी उसका वेट कर रहे हैं। बाकी तब तक तो जो मेन बिजनेस है उसी पे फोकस रहेगा। को लेंडिंग भी करता है एसबीएफसी, इनके टोटल लोन बुक का 20% जो है वो को लेंडिंग है, और आगे भी कंपनी कह रही है 18 से 20% हमारा जो है वो को लेंडिंग रहेगा पूरे लोन बुक का, बिकॉज ये आरओई एक्रेटिव है, आरओई को इंप्रूव करता है, आरओई को एनहांस करता है, तो को लेंडिंग पे हमारा फोकस रहेगा। इसके बाद कंपनी कह रही है कि एमएसएमई लोन हमारा लॉन्ग टर्म लोन होता है, लॉन्ग टर्म लोन होता है। गोल्ड लोन जो हम देते हैं वो शॉर्ट टर्म लोन होता है, तो गोल्ड लोन हमारे टोटल लोन बुक का 15% है। एएलएम हम कैसे मैच करते हैं, मैनेज करते हैं, एएलएम मतलब एसेट लाइबिलिटी मैच मिसमैच। तो कंपनी बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाती ही नहीं है मार्केट से, और ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिकॉज पास्ट में आपने जितने भी क्राइसिस देखे हैं, डीएचएफएल का क्राइसिस हो, आईएलएफएस का क्राइसिस हो, यस बैंक का क्राइसिस हो, ये सारे क्राइसिस क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ एएलएम मिसमैच। कंपनीज यूजुअली क्या करती है, शॉर्ट टर्म में पैसा उठा के लॉन्ग टर्म में दे देती है, एंड वहां पे प्रॉब्लम क्या होता है कि आपने जिस बैंक से शॉर्ट टर्म में पैसा उठाया वो बैंक तो अगले 3 महीने 6 महीने में पैसा आपसे मांगने आ जाएगा, लेकिन जिस कस्टमर को आपने लोन दिया है वो तो आपने लॉन्ग टर्म लोन दिया है, 3 साल का, 6 साल का, 10 साल का। तो कस्टमर से तो ऐसा है नहीं कि आप 3 महीने के बाद ही बोलोगे कि आप मुझे 3 साल का लोन 6 महीने में दे दो, वो तो पॉसिबल होने नहीं वाला। तो वहां पे प्रॉब्लम आता है, इसीलिए एसेट लाइबिलिटी मिसमैच, एसेट लाइबिलिटी को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है एनबीएफसी का। सो बेटर है कि आप लॉन्ग टर्म में पैसा उठा लो और शॉर्ट टर्म में दे दो, क्योंकि आपने 3 साल के लिए पैसा उठाया बैंक से, अब साल में आप उसको 4 बार लोन दे दो तो बैंक को तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि बैंक तो 3 साल बाद ही अपना पैसा मांगने आएगा। सो कंपनी वही कह रही है कि हम शॉर्ट टर्म पैसा उठाते नहीं है, लॉन्ग टर्म ही हम सारा का सारा पैसा उठाते हैं मार्केट से, एंड अगेन ये काफी अच्छी चीज है। प्रोविजनिंग इन्होंने भी बढ़ाई है, 5 स्टार ने भी प्रोविजनिंग बढ़ाई है, इन्होंने भी अपनी प्रोविजनिंग 39 से 45% कर दी है। कंपनी कह रही है कि रेगुलेटर तो कहता है कि 20 से 25% ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम 40-45% प्रोविजनिंग रख रहे हैं, बिकॉज कल को चल के अगर क्रेडिट साइकिल टर्न आउट होता है, जो कि होगा ही, बिकॉज लेंडिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे साइकिल हमेशा टर्न अप टर्न डाउन चलता रहता है थोड़े थोड़े टाइम के बाद में।
तो उस टाइम पे हमको कोई वोलेटिलिटी नहीं चाहिए हमारे अर्निंग में, हमारे परफॉर्मेंस में, इसीलिए हमने पहले ही प्रोविजनिंग करके रखी है। आगे भी हमारा प्रोविजनिंग का टारगेट है कि 40% से ऊपर ही प्रोविजनिंग करके रखेंगे हम। ग्रॉस एनपीएन का 2.5% के आसपास है, लेकिन कंपनी कह रही है इससे क्रेडिट कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। 0.80% से 0.90% के बीच में क्रेडिट कॉस्ट जो है वो उनका रहने वाला है। टिकट साइज इस कंपनी का 9.67 लाख है इस क्वार्टर में, जो कि लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन से थोड़ा बड़ा है। तो वो मेनली इसीलिए बड़ा है को लेंडिंग की वजह से, बिकॉज जब भी कोई एनबीएफसी एक बैंक के साथ में को लेंडिंग करता है तो यूजुअली हम देखते हैं कि बैंक का जो टिकट साइज होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है एनबीएफसी के कंपैरिजन में। जैसे होम फर्स्ट का हमने कितनी बार एग्जांपल कौन कॉल एनालिसिस किया है, तो होम फर्स्ट का भी अगर आप देखोगे तो वो लास्ट कुछ टाइम से को लेंडिंग कर रहा है बैंकों के साथ में मिलके, जहां पे उसका एवरेज टिकट लोन जो है वो 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख तक होता है, जबकि होम फर्स्ट खुद से जो लोन देता है वो 20-25 लाख तक देता है। तो क्योंकि ये कंपनी भी बैंक के साथ में मिलके को लेंडिंग कर रही है, इसीलिए इनका भी टिकट साइज थोड़ा बढ़ गया है। आगे के लिए कह रहे हैं 9 लाख से 11 लाख के बीच में हमारा एवरेज टिकट साइज जो वो रहने वाला है। स्टेज 2 एसेट बढ़ा है। स्टेज 2 एसेट का मतलब है कि नंबर ऑफ कस्टमर जिन्होंने मिनिमम अपनी 2 ईएमआई मिस करी है। तो कंपनी कह रही है इस क्वार्टर में ये जो बढ़ा है ये पर्टिकुलरली गोल्ड लोन वाले पोर्टफोलियो से बढ़ा है, बिकॉज एमएसएमई का तो एक्चुअली इंप्रूव हुआ है पिछले कुछ टाइम के कंपैरिजन में। सो गोल्ड लोन में स्टेज 2 एसेट बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल ये भी स्टेबल है, इसको भी हम कंट्रोल कर लेंगे अच्छे से, और हमारा एसेट क्वालिटी स्टेबल ही रहने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इसके बाद कंपनी कह रही है कि लास्ट जो कुछ साल रहे हैं पूरे इंडस्ट्री के लिए वो बहुत अच्छे रहे हैं ग्रोथ वाइज, लेकिन इस साल कुछ टेलविंड्स होंगे, सॉरी कुछ हेडविंड्स होने वाले हैं। और अगेन वही पॉइंट जो हमने डिस्कस किया कि ये उस पर्टिकुलर प्लेयर के ऊपर डिपेंड करेगा इस इंडस्ट्री में कि वो कैसा परफॉर्म करता है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा सेक्टर ही खराब करेगा, अगेन उस पर्टिकुलर प्लेयर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसा परफॉर्म करता है। तो पहला चैलेंज क्या रहने वाला है, कंपनी कह रही है कि रेगुलेटर को अगर आप फॉलो करोगे तो वो बार बार किस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है बैंकों को कि अपनी ग्रोथ को थोड़ा सा स्लो डाउन करो, बिकॉज अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लोन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है पिछले कुछ टाइम में सिस्टम के अंदर, और रेगुलेटर को थोड़ा सा वहां पे प्रॉब्लम लग रहा है, इसलिए रेगुलेटर ने क्या किया, वो अपना कॉस्ट बढ़ा दिया कि आपको अब 25 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा कैपिटल रखना पड़ेगा। सो प्लस रेगुलेटर क्या बोल रहा है बैंकों को कि अपना क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो भी बढ़ाओ। तो इन दोनों चीजों के ऊपर फोकस है रेगुलेटर का, इसीलिए आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर ईयर में ग्रोथ थोड़ी सी कम रहने वाली है पूरे सेक्टर की, एक पर्टिकुलर प्लेयर की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे सेक्टर की ग्रोथ यूजुअली थोड़ी सी कम रहने वाली है, बिकॉज रेगुलेटर ने इस तरीके से गाइडलाइंस दी है बैंकों को। दूसरा चीज क्या है, निम के ऊपर प्रेशर रहेगा, बिकॉज जैसे जैसे लाइबिलिटी बढ़ाने का प्रेशर है मार्केट से, इजीली आप डिपॉजिट लेकर के नहीं आ पा रहे हो, एनबीएफसी आसानी से बोरो करके नहीं ला पा रहा है बैंकों से, तो लाइबिलिटी पे प्रेशर है, तो निम पे प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बैंकों को क्या करना पड़ेगा, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट रेट पैसा देना पड़ेगा, सेविंग अकाउंट के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ेगा, वहीं से उनके पास डिपॉजिट आएगा, और वो कॉस्ट आगे एनबीएफसी को भी देखना पड़ेगा, एनबीएफसी को भी महंगा पड़ेगा, तो निम के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकता है। दूसरा चैलेंज ये है। तीसरा चैलेंज है क्रेडिट कॉस्ट का। क्रेडिट कॉस्ट पिछले 2-3 साल हमने हर एक बैंक एनबीएफसी का देखा है, अगेन बंधन बैंक और एक दो बैंक थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, वो सुपर एफिशिएंट बैंक है कुछ, सो उनको छोड़ के बाकी आप सब बैंकों एनबीएफसी को देखोगे तो उनका क्रेडिट कॉस्ट बहुत अच्छा रहा है। मतलब उनके जो पुराने बैड लोन्स थे उनकी रिकवरी काफी अच्छी हुई है, फ्रेश जो वो लोन दे रहे हैं उनमें एनपीए कम रहा है, तो उनको प्रोविजनिंग करनी पड़ी है, कम करनी पड़ी है, तो इसीलिए हर एक बैंक एनबीएफसी का आप देखोगे कि प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा रहा है और क्रेडिट कॉस्ट कम रहा है। लेकिन अब क्या हुआ है कि लास्ट कुछ टाइम से वो चीज नॉर्मलाइज हो रही है, बिकॉज जो बड़ा पार्ट था आपके बैड लोन से जो रिकवर होना था वो अब ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है, प्लस अब जो आप फ्रेश लोन दे रहे हो उसमें एनपीए भी बढ़ने लग गए हैं, तो आपको प्रोविजनिंग भी करनी पड़ रही है। तो वो जो एक सुपर अच्छा केस था लो क्रेडिट कॉस्ट वाला, वो अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और बैंकों के और एनबीएफसी के क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने लग गए हैं। तो ये 3 मेजर चैलेंज है, और एसबीएफसी बोल रहा है कि जो प्लेयर इन तीनों चैलेंज को अच्छे से फेस कर लेगा उन्हीं को आप देखोगे कि आने वाले टाइम में ग्रोथ अच्छी मिलेगी। तो अब यहां से वैसा टाइम नहीं है कि आप देखोगे कि हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, उसको मार्केट भी रिवॉर्ड कर रहा है, ऐसा अब नहीं होने वाला। इंक्रीमेंटल यहां से एज एन इन्वेस्टर हमारा फोकस बहुत कॉशियसली उन प्लेयर्स के ऊपर होना चाहिए जो इन तीनों चारों पैरामीटर्स पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब क्या, ग्रोथ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, ये नहीं पहले हम 30% पे ग्रो कर रहे थे अब हम 20% पे या 15% पे ग्रो कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या, कि आपको कैपिटल लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मार्केट से, आप जैसे 5 स्टार कर रहा है, एसबीएफसी कर रहा है कि अलग अलग सोर्सेस वो टैप कर रहे हैं मार्केट से पैसा उठाने का, तो ये पॉइंट है। तीसरा है मार्जिन, मतलब मार्जिन में एकदम से बहुत शार्प रिडक्शन नहीं होना चाहिए कि आपके मार्जिन इतने कम हो गए कि प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ने लग गया।
और चौथा पॉइंट है क्रेडिट कॉस्ट, यानी कि एसेट क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है, यानी कि आपके एनपीए बढ़ने लग गए, बिकॉज एनपीए बढ़ा तो इसका मतलब आगे जाके आपको ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगा और प्रॉफिट भी तो ऑब्वियसली नीचे जाएगा ही। सो ये 3-4 पैरामीटर्स पे जो लेंडर, चाहे वो बैंक हो, एनबीएफसी हो या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, वो अच्छा करेगा, आपको दिखेगा कि मार्केट उसको अब यहां से अच्छा रिवॉर्ड कर सकता है, बिकॉज बाकी प्लेयर्स में अंडर परफॉर्मेंस आने की जो चांसेस है वो ज्यादा है। सो ये पॉइंट है। देन एसबीएफसी कह रहा है कि हमारा लोन अप्रूवल जो है वो 50% रहता है, मतलब मोस्टली लोन जो इस कंपनी के पास आते हैं वो ये रिजेक्ट कर देते हैं। ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है एक लेंडर के लिए स्पेशली। अगर आप सबको लोन दोगे तो आपका एनपीए बढ़ेगा, मतलब आप किसी को भी लोन दे रहे हो, आपका कोई क्रेडिट अंडरराइटिंग अच्छा है ही नहीं। सेम माइंडसेट इनफैक्ट एक इन्वेस्टर का भी होना जरूरी है, एक रिटेल इन्वेस्टर का। आपको कोई भी स्टॉक बताता है, हमको ये नहीं करना है कि उस स्टॉक में इंटरेस्ट शो कर देना है। 10 स्टॉक पढ़ रहे हैं, 20 स्टॉक पढ़ रहे हैं, तो आपको 7 से 8 स्टॉक उसको रिजेक्ट करने हैं, बिकॉज रेशियो यही है। 5,000 कंपनीज लिस्टेड है, अगर आप फिल्टर मारोगे तो आधे से भी ज्यादा कंपनीज तो लॉस में है। उसके बाद आधे से ज्यादा कंपनीज है जिनका आरओई लो सिंगल डिजिट में पड़ा है। कुछ कंपनीज मिलेगी आपको जिनका आरओई 15% के आसपास है, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, ग्रोथ ही नहीं है। तो एट द एंड अगर आप देखोगे लेकर के वही कुछ 40-50 कंपनीज आपको मिलेंगी जिनमें स्कोप अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, और अपॉर्चुनिटी भी कुछ आपको 5-10 कंपनीज में ही मिलेगी। तो फोकस वहां करना है। सबको पढ़ने जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। सेम ये केस अप्लाई होता है लेंडर के ऊपर भी, कि सबको लोन देने जाओगे तो आपका एनपीए बढ़ेगा और आपका प्रॉफिट नीचे आएगा। सो वो माइंडसेट है। देन एसबीएफसी कह रहा है कि हम कंजम्पशन लोन तो देते नहीं है, मतलब ऐसा है नहीं कि टीवी खरीदना है लोन ले लो, फ्रिज खरीदना है लोन दे रहे हो ले रहे हो। हमारा प्योरली बिजनेस लोन का काम है, बिजनेस लोन हम देते हैं। तो हमारी जो डिमांड ड्राइव होती है वो इस बेसिस पे होती है कि जो हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं उनका बिजनेस का मोमेंटम कैसा चल रहा है, ना कि इकोनॉमी में कंज्यूमर का ओवरऑल डिमांड कैसा चल रहा है या ट्रेंड कैसा चल रहा है। देन कंपनी कह रही है कि 80 से 85% जो हमारे कस्टमर्स हैं वो फर्स्ट टाइम बोरोअर्स हैं। फर्स्ट टाइम बोरोअर्स इन द सेंस कि पहली बार वो अपनी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी को कोलैटरल रख के लोन ले रहे हैं। माइट भी उन्होंने पास्ट में कोई कंज्यूमर लोन लिया हो या कोई पर्सनल लोन लिया हो, लेकिन प्रॉपर्टी को कोलैटरल रख के जो वो लोन लेते हैं बिजनेस के पर्पज के लिए, वो फर्स्ट टाइम होते हैं 80 to 85% कस्टमर्स एसबीएफसी फाइनेंस के। इसके बाद कंपनी का कहना है कि अब क्योंकि हम कोई बैंक नहीं है तो हमारे पास एक आप डिसएडवांटेज जो है वो क्या बोल सकते हो, कि हम अच्छे से ट्रैक नहीं कर सकते कि जो हमने लोन दिया है हमारे कस्टमर को वो एग्जैक्टली कहाँ यूज कर रहा है, कब कब यूज कर रहा है और किस ड्यूरेशन में यूज कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने बैंक से लोन लिया, आज के टाइम पे पर्सनल लोन लिया या कोई बिजनेस लोन लिया, तो बैंक तो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा डालेगा और वहां से वो अच्छे से उसको ट्रेल कर सकता है, ट्रैक कर सकता है कि आपने कितना पैसा खर्चा, कहाँ खर्चा, किसके अकाउंट में डाला, उसका एंड यूज आपने कहाँ किया, वो बैंक अच्छे से ट्रैक कर सकता है। लेकिन ये एडवांटेज एनबीएफसी के पास में नहीं है। तो एसबीएफसी क्या बोल रहा है, इसको हम मॉनिटर करने के लिए क्या करते हैं, टाइम टू टाइम जो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे पास कोलैटरल है, उसको हम उसका रीचेक करते रहते हैं, उसकी वैल्यू चेक करते रहते हैं कि आज के टाइम पे उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है। देन जो कस्टमर है उसका हम सिविल स्कोर चेक करते रहते हैं कि उसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, कहीं वो ईएमआई तो नहीं मिस करने वाला, उसकी इनकम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। सो इस तरीकों से हमें आइडिया लगता है कि ओवरऑल हमारा लोन का पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है। देन कंपनी कह रही है कि अगेन वही कंज्यूमर लैंडिंग का मॉडल नहीं है, तो ये थोड़े बहुत हमारे चैलेंजेस रहते हैं क्योंकि हम बिजनेस लोन में डील करते हैं, वो भी थोड़े से मतलब आप बोल सकते हो कि थोड़े से अनऑर्गेनाइज कस्टमर्स के साथ में। देन इनके मोस्टली कस्टमर जो है वो जीएसटी भी फाइल नहीं करते। अब क्योंकि जीएसटी फाइल नहीं करते तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी के पास में वो डेटा नहीं है अंडर राइटिंग के लिए। जैसे यूग्रो को अगर आप देखोगे तो यूग्रो का टिकट साइज ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर एनबीएफसी 5 स्टार या आपका ये जो कंपनी है आपका एसबीएफसी फाइनेंस, इसके कंपैरिजन में उनका टिकट साइज ज्यादा होता है यूग्रो का। तो यूग्रो के पास में आप एडवांटेज तो नहीं, पर एक बेनिफिट क्या है कि उसके कस्टमर्स जीएसटी फाइल करते हैं तो यूग्रो वहां से अंडर राइटिंग करता है डेटा के बेसिस पे। एसबीएफसी के कस्टमर्स या 5 स्टार के कस्टमर्स जो हैं वो जीएसटी फाइल नहीं करते, तो उनके पास में वो डेटा नहीं है, इसलिए इनकी ऑन ग्राउंड मॉनिटरिंग जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसमें ये नहीं है कि यूग्रो को एडवांटेज है और ये बिजनेसेस खराब है, इनका मॉडल खराब है, ऐसा नहीं है। इनका मॉडल डिफरेंट है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स को कैटर कर रहे हैं। ग्रोथ तो हर एक बिजनेस अच्छा कर रहा है, यूग्रो भी 40% से ज्यादा पे ग्रो कर रहा है, 5 स्टार भी ग्रो कर रहा है, एसबीएफसी भी 40% पे ग्रो कर रहा है। तो ग्रोथ तो सबका है, मॉडल में थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि कस्टमर सेगमेंट अलग है इनका। सो वो पॉइंट है।
देन इनका यील्ड अगर आप देखोगे तो 16 से 17.5% के आसपास का यील्ड, मतलब इंटरेस्ट रेट ये चार्ज करते हैं अपने कस्टमर्स को। इसको अगर हम 5 स्टार से कंपेयर करें तो कम है काफी। 5 स्टार ऑलमोस्ट 24-25% के बीच में करता है। तो यहां से आपको समझ आता है कि इनका जो टाइप ऑफ कस्टमर है वो माइट भी थोड़ा सा बेटर है कंपेयर टू 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, बिकॉज इनका टिकट साइज भी ज्यादा है। ये 9 लाख से 11 लाख के बीच में लोन देते हैं, जबकि 5 स्टार 3 से 5 लाख के बीच में देता है। तो ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स का डिफरेंस है। सो वहां पे ये पॉइंट आता है। देन कंपनी कह रही है कि ये जो टॉप अप लोन देते हैं ये जो एमएसएमईज को, उसके लिए एटलीस्ट 1 साल का वेट करते हैं, क्योंकि 1 साल तक ये देखते हैं कि जिसको लोन दिया उसका रीपेमेंट कैसा आ रहा है। प्लस वहां पे एक और पॉइंट आ जाता है कि एक्स्ट्रा लोन लेने के लिए आपकी इनकम भी बड़ी होनी चाहिए उसी प्रोपोर्शन में। मतलब अगर आपका इनकम ही नहीं बढ़ा है, इनकम उतना ही जितना लास्ट ईयर था, लेकिन लोन एक्स्ट्रा चाहिए, तो कैसे देंगे? प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पे आरबीआई का वो रेगुलेशन भी आ जाता है, FOIR वाला। क्या है वो रेगुलेशन? कि फॉर एग्जांपल अगर एक बोरोवर का टोटल हाउस होल्ड मंथली इनकम है 1 लाख रुपए, तो उसका जो मंथली ईएमआई है वो 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50% तक ही होना चाहिए। तो वो रूल भी फॉलो करना है, इसीलिए वो चीजें कंपनी ट्रैक करती है। और उसके बाद प्रॉपर्टी में भी एक्स्ट्रा वो पोर्शन होना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में और आप एक्स्ट्रा लोन दे सकते हो। तो इसीलिए इनका ओवरऑल जो टॉप अप लोन है एमएसएमई वाले सेगमेंट में वो 15% ही रहता है पूरे टोटल लोन बुक का। गोल्ड लोन में ये थोड़ा सा ज्यादा टॉप अप लोन देते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म लोन है, 3 से 6 महीने का गोल्ड लोन होता है इनका। और ऑलमोस्ट 30 से 35% कस्टमर जो होते हैं इनके गोल्ड लोन के वो रिपीट होते हैं। मतलब एक बार लोन लिया और थोड़े महीनों बाद वापस से लोन के लिए अप्लाई करते हैं वो, तो वहां पे रिपीट कस्टमर्स होते हैं। सो ये ओवरऑल सिनेरियो है इस कंपनी का। ग्रोथ अच्छी है, एग्जीक्यूशन इनका गाइडेंस के अकॉर्डिंग काफी अच्छा है, और आगे का भी अगर हम गाइडेंस देखें तो अच्छा गाइडेंस है। 24-25% की ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है आरओई को इंप्रूव करते हुए। तो जब भी कोई लेंडर कोई भी बिजनेस आरओई इंप्रूवमेंट बोलता है तो मतलब एज अ शेयर होल्डर एक बहुत अच्छा साइन है, मार्केट को भी एक बहुत अच्छा लगता है कि कंपनी क्वालिटी ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रही है। तो इनका टारगेट है कि अगले 2 साल के अंदर 15% तक आरओई लेके जाना है, एसेट क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, क्योंकि इनका क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस वही है 0.80 से 0.90% के आसपास। सो नंबर्स ओवरऑल अच्छे हैं। FY25 ऑब्वियसली बहुत क्रूशियल रहने वाला है हर एक लेंडर के लिए। हमें बहुत क्लोजली ट्रैक करना है कि कौन से वो प्लेयर्स हैं जो ये सारे चैलेंजेस को अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, अच्छे से केटर कर रहे हैं, बिकॉज वहीं पे आप देखोगे कि आउट परफॉर्मेंस आएगा स्टॉक के टर्म्स में भी और बिजनेस के टर्म्स में भी। सो वो हमें ट्रैक करना है। ओवरऑल एसबीएफसी का परफॉर्मेंस अच्छा है, गाइडेंस अच्छा है। एक प्रॉब्लम आ सकती है अगर इस कंपनी का ग्रोथ फॉर एग्जांपल जो कि अभी 30% से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल इसकी ग्रोथ अगर 15% आ जाती है या 20% आ जाती है, तो फिर वहां पे क्वेश्चन आएगा कि मेरे पास बाकी प्लेयर्स हैं लाइक 5 स्टार, यूग्रो, पूना वाला, और भी प्लेयर्स हैं इन एनबीएफसी में जो मुझे अच्छा ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं, एंड उनका प्राइस टू बुक में भी थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू एसबीएफसी, लेकिन उनका आरओई बेटर है और उनका ग्रोथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रोथ काफी अच्छा है। तो वो एक प्रॉब्लम आ सकता है अगर एसबीएफसी का फाइनेंस ग्रोथ रेट यहां से ज्यादा कम होता है। लेकिन अगर इस कंपनी का ग्रोथ रेट यही 24-25-30% के आसपास भी रहता है, तो क्योंकि इसका प्राइस टू बुक 3.2 के आसपास है और आरओई का इंप्रूवमेंट का गाइडेंस है, तो ये एक अच्छा बेट लगता है इस पूरे सेक्टर के अंदर, अलॉन्ग विद 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, यूग्रो कैपिटल एंड पूना वाला फिनकॉर्प। सो अभी के लिए अच्छा परफॉर्मेंस है, आगे का गाइडेंस भी अच्छा है, बाकी आगे ट्रैक करते रहेंगे आने वाले क्वार्टर्स में। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था एसबीएफसी फाइनेंस के ऊपर, एंड बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।